सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को मूल्यांकन के विषय में पढ़ाया था और मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं बताई थी। दोस्तों, आज भी यहाँ पर कुछ और परिभाषाएं हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं मूल्यांकन की, और खासकर कोठारी आयोग के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसको स्पेशली इसलिए मैंने आज के लिए रखा था इसे। तो आज यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे और मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ये हम आज की टॉपिक में देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके हर एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। सेकंड पेपर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहले मूल्यांकन की कुछ और परिभाषाएं देखते हैं, इसके बाद जितनी भी चीजें हैं सभी को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है यह क्या है, ये शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है और ये शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है। तो ये कहना है कोठारी आयोग का। कल मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे और एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया भी था कि जैसे कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में मान लीजिए 3 लीटर पानी है। यही मैंने कल यही एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया था। 3 लीटर इसमें क्या है, पानी है इस बर्तन में। अब दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला, क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी है, 3 लीटर है। बाकी इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इस पानी को हमने माप दिया, इस बर्तन में कितना पानी है, 3 लीटर। लेकिन ये पानी साफ है कि ये पानी गंदा है, ये सब कौन बताएगा, ये सब इसके गुण बताएंगे। यानी कि जो मूल्यांकन होता है वह क्या बताता है, किसी भी वस्तु का गुण दोष उसकी विशेषता बताता है, जबकि जो मापन होता है वो क्या केवल मात्रा बताता है। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही व्यापक प्रक्रिया होती है और ये बहुत ही, इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। किसी को माप देना मापन हो गया, लेकिन उसमें जो उसके जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं और उस वस्तु का हम कहाँ-कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से वह आगे कहाँ-कहाँ प्रयोग हो सकता है, इन सभी बातों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, मूल्यांकन में मिलती है। इसीलिए मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और बहुत ही बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दिया था। मैंने बताया था कि स्कूल ए का परसेंटेज मान लीजिए 70% है, स्कूल बी का परसेंटेज 80% आया है। मतलब वहां पर स्कूल ए में 70% बच्चे पास हुए हैं, स्कूल बी में 80% बच्चे पास हुए और स्कूल सी में 60% बच्चे पास हुए हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि स्कूल बी का जो रिजल्ट है ये क्या है, ये सबसे अच्छा है। अभी तक आपको केवल अंक, जब तक केवल आपको अंक पता थे, जब तक आपको केवल परसेंटेज पता था, ए का परसेंटेज 70% है, बी का 80, सी का 60। यानी कि ये जो हो गया ये क्या था, केवल जो जब हमें परसेंटेज पता चला तो ये क्या था, मापन था। लेकिन जब हमने इनकी आपस में तुलना करनी शुरू कर दी कि बी का जो परसेंटेज है वो ए और बी स्कूल की अपेक्षा, ए और सी स्कूल की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है और स्कूल सी का जो रिजल्ट है ये बी, ए और बी की अपेक्षा बहुत खराब है। तो ये जो अच्छा और खराब की जो हमने तुलना की, जो हमने इसके गुण और दोषों की बात की, जब गुण और दोष आ जाएंगे वहां पर, जब हम कोई निर्णय लेते हैं गुण और दोषों के आधार पर उनकी विवेचना करते हैं, तो वहां पर क्या आता है, मूल्यांकन आ जाता है। तो इस तरीके से जो मापन होता है वो अंक बताता है और मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन उनकी गुण दोष विशेषताओं को, सभी चीजों को बताता है। तो इस तरीके से ये मैंने कल आप लोग को ऑलरेडी बताया था। अब इसके बाद देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, कोठारी आयोग और एनसीईआरटी दोनों की परिभाषा मूल्यांकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि हमने बच्चों को पढ़ाया, कोई भी विषय पढ़ा दिया, मान लीजिए विज्ञान पढ़ा दिया, गणित पढ़ा दिया, तो
उसको बच्चे ने कितना सीखा। जो मूल्यांकन होता है वो यही करता है, वो यही बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ उसकी कमी रह गई, उन कमियों को हमें दूर करना है। क्या करना है? उन कमियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले क्या करना है? उन कमियों का पता लगाना है जो कमियां रह गई हैं, और फिर उन कमियों को दूर करना है और ये देखना है कि बच्चे ने अपने उद्देश्य, यानी कि जो उसको वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, जितना सीखना था उतना उसने सीखा है कि नहीं, इसी तो हम उद्देश्य कहेंगे। आखिर में हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों को कुछ चीजें सिखाने के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान देने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं। तो वो उद्देश्य जो हमारा है बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, वो उद्देश्य कहाँ तक पूरे हो रहे हैं, इसकी भी क्या करनी होती है? हमें जांच करनी होती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का कथन यही है कि जो हमने शिक्षण दिया है, जो अधिगम जो हमने कराया है क्लास में, जो हमने बच्चों को सिखाया है, वो कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, यानी कि वो अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूरे हुए हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। जॉन ड्यूबी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शैक्षिक मूल्यांकन को क्या माना है जॉन ड्यूबी ने? त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया आप देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। तो आप सिंपली समझिए, शिक्षण के उद्देश्यों का मतलब है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं? आखिर में बच्चों को उससे ज्ञान होगा, बच्चे उससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बच्चों को जब हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, कोई भी खेल खेल के माध्यम से भी शिक्षा देते हैं, तो बच्चों को क्या होता है? उससे लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जब वो लर्न करता है कोई चीज, जब वो कोई चीज सीखता है, तो उससे क्या होता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आपको पता है कि जब बच्चा कोई भी चीज सीखता है, कोई भी एक्सपीरियंस उसे नया होता है, तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है, जब आपने बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ाया, मान लीजिए आपने मॉरल साइंस का कोई चैप्टर उसको पढ़ा दिया, नैतिक शिक्षा का, तो उससे कोई सीख मिल गई। ठीक है, जैसे कि सिंपली हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आपने ऐसी कोई भी स्टोरी स्टोरी इस तरीके की बच्चों को सुनाई जिससे उन्हें एक नैतिक शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये उनका क्या हो गया? अनुभव हो गया। अब देखिए, अब इस अनुभव से क्या होगा? उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। वो हमेशा अपने बड़ों से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, अपनी सभी बातों को वो शेयर करेंगे, और वो हर बात में सही बोलेंगे, और ये देखेंगे कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज गलत है। तो इस तरीके से उनके व्यवहार में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चे को आपने किस उद्देश्य से सिखाया था, किस उद्देश्य से कहानी सुनाई? कि जब हम बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो वह सीख करके क्या करेगा? उसका अनुभव कर लेगा। जब वो सीख लेगा, उसका अनुभव कर लेगा, तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से यही जॉन ड्यूबी ने कहा है, ये शिक्षण के उद्देश्य क्या है? शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, ये आपस में तीनों क्या हैं? संबंधित हैं, और ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, जब भी हम किसी भी बच्चे को कोई भी शिक्षा दे रहे हैं क्लास में, तो हम इसी उद्देश्य से देते हैं कि उनके अंदर वो एबिलिटी आए, जो भी चीजें हम उन्हें सिखा रहे हैं वो सीखें बच्चे, और फिर उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। तो यही क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला शिक्षण के उद्देश्य, बालक एवं समाज के हित को देखते हुए शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं हम, वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया संभावित होती है। यानी कि हम शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और वो परिवर्तन कैसे आएगा? अधिगम के द्वारा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो यही होते हैं कि बच्चों के व्यवहार में हम किस तरीके से परिवर्तन लाएं। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए एरो बना हुआ है, ये यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद अधिगम अनुभव। इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। यानी कि बच्चों को जो हम ज्ञान देते हैं वो बच्चों को
ज्ञान तो हम देते ही हैं, साथ ही उन्हें भावनात्मक ज्ञान और क्रियात्मक ज्ञान इन सभी के बारे में, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम बच्चों को शिक्षा, मान लीजिए जो साइंस में जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, साइंस की चीजें हम क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे नई नई चीजों के बारे में जाने, अपने आसपास की जो उनकी जीवों की दुनिया है उनको जाने। ठीक है, इसलिए तो हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरी बात कही गई है, भावनात्मक रूप से बच्चों को भावात्मक शिक्षा देने का मतलब है उनके उनके अधिगम के अनुभव में जो भावनात्मक शिक्षा का मतलब है कि जो हम बच्चों को मॉरल मॉरल स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमेशा अपना काम सही समय पर करना चाहिए। छोटे बच्चों को तो आप यही सब सिखाओगे, क्योंकि जो क्लास 1 to 5 के बच्चों को ही आपको सबसे पहले पढ़ाना है, जब आप डीएलएड की ट्रेनिंग इसीलिए ले रहे हैं। तो इसमें आप बच्चों को क्या सिखाओगे, हर काम अपना समय से करो, सही बोलो, लोगों की मदद करना सीखो, ये सब चीजें तो हम बच्चों को सिखाएंगे। तो ये भावनात्मक रूप से हो गया। और इसके बाद जो क्रियात्मक पक्ष है, इसमें हम बच्चों को एक्टिविटीज करके सिखाते हैं, बच्चों को चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से बहुत सारी चीजें बनाना भी सिखाते हैं, और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, अधिगम के अनुभव होते हैं, बच्चे इन्हीं से सीखते हैं, और इन्हीं से सीख करके क्या करते हैं, उन्हीं चीजों का जा करके फिर अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब व्यवहार परिवर्तन, ये तो आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा टीचर के प्रभाव में आता है, यहाँ पर कहने का मतलब है मेरा कि जब टीचर की वो हर एक बात को मानता है, और जो भी चीजें वो कहते हैं, जो समझाते हैं, जो भी चैप्टर समझाते हैं, समझता है, और अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, तो उससे क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का ये क्या देते हैं, संकेत देते हैं। जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता हुआ टीचर देख लेता है, तो वो क्या समझता है, जो उसने शिक्षण दिया है, जो उसने शिक्षा दी है बच्चों को, शिक्षा के उद्देश्यों की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है, या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। जब बच्चे का व्यवहार परिवर्तित हो गया, तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, और जब शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे ने जो अधिगम, जो बच्चे ने सीखा है, वह उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो एरो है इसीलिए बनाया गया, ये तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो चतुर्मुखी होती है। तो चतुर्मुखी होती है, इसमें पहला है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य का मतलब आप समझ चुके हैं, फिर है मूल्यांकन पद्धतियां, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, इसके बाद है अधिगम क्रियाएं यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर डॉक्टर पटेल ने शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है, या इसे चतुर्मुखी कहा है। तो इसका डायग्राम आप याद रखिएगा, लेकिन जॉन ड्यूबी का तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले है मूल्यांकन गुणात्मक होता है, क्योंकि मापन में केवल अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में उस वस्तु के गुणों, दोषों सभी की विवेचना की जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों, जो मूल्यांकन है ये केवल क्या बताता है, गुण बताता है। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए राधा को मिल गया गणित में 60 नंबर, और श्रुति को मिल गया गणित में 20 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अगर केवल मापन कर दिया, राधा को 60 अंक मिल गए हैं, श्रुति को 20 मिल गए हैं, और जब हम यहाँ पर इनकी तुलना करने लगते हैं गुणात्मक रूप से, इसमें से कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, श्रुति अच्छी है या राधा अच्छी है, किसने गणित में अधिक मेहनत किया है, किसके नंबर अधिक है, तो ये जो अधिक कम वाली चीजें आ जाती हैं, जब गुण की बात होने लगती है, तब वहां पर मूल्यांकन आ जाता है। और अगर केवल अंक प्रदान करने की बात जहां पर आएगी, वहां पर क्या होगा, मापन होगा। तो मापन तो हो गया, राधा ने 60 अंक पाए, श्रुति ने 20 अंक पाए, लेकिन कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसके अंदर ज्यादा विशेषता है, ये सभी बातें कैसे हमें पता चली, ये हमने मूल्यांकन से पता लगाया। तो मूल्यांकन क्या होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि मापन में केवल अंक दे दिया जाता है, और जबकि मूल्यांकन में उस वस्तु के गुणों, दोषों सभी की विवेचना की जाती है। दूसरा है मूल्यांकन प्रेरणात्मक होता है, क्योंकि यह बच्चों को आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों, अब हम इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राधा को 60 मार्क्स मिले हैं और श्रुति को 20 मार्क्स मिले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब लोग कहेंगे राधा मैथ में बहुत अच्छी है, राधा के नंबर अच्छे आए हैं, तो राधा को इससे क्या मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, राधा को इससे और प्रेरणा मिलेगी, तो इस तरीके से राधा और मेहनत करेगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को
क्लास में 90% मार्क्स मिले हैं, किसी को 80% मिले हैं, किसी को 60% मिले हैं, किसी को 50% मिले हैं। टीचर ने सबको रिजल्ट बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी सब क्या था, अभी ये मापन था, लेकिन जब टीचर ने ये बताया कि जिसने 90% नंबर पाया है ये सबसे अच्छा, मान लीजिए मोहन ने 90% नंबर पाया है, तो मोहन के नंबर क्लास में सबसे अच्छे हैं, मोहन सबसे बढ़िया नंबर पाया है। तो इस तरीके से मोहन के अंदर एक भावना आएगी, उसके अंदर प्रेरणा आएगी कि मुझे और अच्छा करना है क्योंकि मेरे मार्क्स क्लास में सबसे अधिक आए। तो मोहन क्या करेगा, और मेहनत करेगा अगली कक्षा के लिए, और उसे एक प्रेरणा मिली ना। अब अगर यहाँ पर हम किसी की किसी से तुलना ही नहीं करेंगे किसी बच्चे की, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि किसके मार्क्स अच्छे हैं, किसके मार्क्स खराब हैं। तो ये जो यहाँ पर तुलना की बात आती है और जो यहाँ पर अच्छे गुण की बात आती है, दोषों की बात आती है, तो यहाँ पर मूल्यांकन आता है। और मूल्यांकन क्या होता है, प्रेरणात्मक भी होता है, याद रखिएगा, प्रेरणा देने वाला भी होता है। जैसे कि किसी कोई कंपनी होती है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करती है, तो जो दूसरी कंपनी होती है वो देखती है कि आखिर में इस कंपनी में इस तरीके से क्या क्या माहौल है, या फिर इस कंपनी में किस तरीके के एम्प्लॉय काम करते हैं जो इसको इतना आगे ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो जो मूल्यांकन होता है ये प्रेरणात्मक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद मूल्यांकन निदानात्मक होता है, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की कमियों का पता लगाना होता है। मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक होता है। आपको पता है निदान का मतलब क्या होता है, बच्चों की कमियों का पता लगाना। बच्चा किस विषय में कमजोर है, बच्चे के ऊपर कहाँ अधिक मेहनत करनी है, ये कौन बताता है, ये निदानात्मक मूल्यांकन ही बताता है। फिर मूल्यांकन उपचारात्मक होता है। मूल्यांकन उपचारात्मक होता है, इसका मतलब है कि हम बच्चों की जो कमियां हमें पता लगाई, फिर उन कमियों को हम क्या करते हैं, दूर भी करते हैं, ठीक है। यही होता है मूल्यांकन। आप ये मत समझिएगा कि बच्चों को केवल एग्जाम में मार्क्स दे देना ही मूल्यांकन है, किसी को 60% दे दिया, किसी को 80% दे दिया, उसके बाद हमारा काम खत्म। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मूल्यांकन है वो ये कहती है, या मूल्यांकन ये कहता है कि जो बच्चे ने सीखा उसने कितना सीखा, और जहां उसको कमी रह गई है उन कमियों का हमें पता लगाने के लिए ही हम मूल्यांकन कर रहे हैं, और फिर उन कमियों को हम दूर भी करेंगे। निदानात्मक से हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे, और उपचारात्मक से क्या करेंगे, उसे हम दूर करेंगे। यहाँ पर एक सिंपली एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जब आप डॉक्टर के पास, अगर आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का अलग अलग तरीके के टेस्ट लिखते हैं। वो टेस्ट क्यों लिखते हैं, पहले वो आपका निदान करते हैं कि आपके अंदर कमी क्या है, ठीक है, आपके अंदर क्या खून की कमी है या फिर कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले वो निदान करते हैं। फिर जब आप रिपोर्ट लेकर के जाते हो, दिखाते हो कि किस चीज की कमी है, फिर वो क्या करते हैं, आपका उपचार करते हैं, आपको उसी के अनुसार दवा देते हैं। तो वही होता है निदानात्मक और उपचार। निदान में क्या करते हैं, कमी का पता लगाया, क्या कमी है बालक के अंदर, और उपचार में क्या किया, उस कमी को दूर किया शिक्षण विधियों के माध्यम से। अब पांचवा है मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन से ही व्यक्ति समाज में अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मान पाता है। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया, यहाँ पर कहने का मतलब है अगर आपका मूल्यांकन नहीं होगा तो आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे। यहाँ पर कहने का मतलब है जब आपको पता है कि हम अगर अच्छा करेंगे क्लास में, मान लीजिए ये सभी बच्चों को पता है कि जो भी बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो फर्स्ट आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अब जब वो क्लास में फर्स्ट आएगा तो सभी बच्चों के सामने टीचर उसको प्राइज देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका सम्मान होगा, तो सभी बच्चे उसे देखेंगे। तो इस तरीके से बालक के अंदर एक भावना, एक सामाजिक भावना तो आएगी ही कि हाँ उसे उसे अधिक रिस्पेक्ट मिल रही है, सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। या इसी तरीके से हम समाज में किसी कोई व्यक्ति कोई भी नौकरी कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें मूल्यांकन होता है किस व्यक्ति ने अपना काम अच्छे से किया है, किस व्यक्ति ने समय समय पर अपनी सभी फाइल को कंप्लीट किया है और कंपनी के लिए अच्छा किया है। तो इस तरीके से उसके लिए उसका भी समाज में एक अलग स्थान होता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अपने काम को सही से नहीं करता है, टाइम से ऑफिस नहीं जाता है या अपना काम सही से नहीं करता है, तो इस तरीके से उस आदमी की क्या होती है, उस आदमी की लोग कमियां गिनाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है ये सामाजिक प्रक्रिया होती है, तो इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति इससे क्या होता है, जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन से अछूता नहीं है इस दुनिया में। अब मूल्यांकन एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक का मतलब है कि मूल्यांकन हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है, क्योंकि मूल्यांकन हर व्यक्ति का समाज में हमेशा होता रहता है। अगर आप अच्छा करोगे तो उससे क्या होगा, आपका विकास होगा, आपकी कंपनी का विकास होगा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो
तो इस तरीके से अगर आप अच्छा करते हो तो आपके स्कूल का भी नाम होता है। बच्चा अगर अच्छा करता है, अच्छा स्कोर करता है, तो उसका क्या होता है, उसका जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, पूरे देश स्तर पर भी नाम होता है। तो इस तरीके से मूल्यांकन जो होता है, ये विकासात्मक प्रक्रिया भी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आज यहाँ पर मैंने मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं, मूल्यांकन के उद्देश्य बताए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको केवल डीएलएड की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आपको आगे चल करके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं और आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने वाले हैं। तो ऐसे चैनल से बने रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। लगातार आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा और लगातार आप लोग की सभी समस्याओं को दूर भी करता रहेगा। दोस्तों आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हमसे पूछिए। आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया थर्ड सेमेस्टर का, और आप लोग के लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के ऐसे ही आते रहेंगे। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, आप सभी विषयों को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के। और लगातार आप लोगों को हम ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी कराते रहेंगे। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलिएगा और अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें इन वीडियोस को, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सकें। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा प्राइमरी का टीचर बने, हर एक बच्चा जल्द से जल्द वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा और जिस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं उसी तरीके से आपको अपना काम करना होगा और अपनी बेस्ट तैयारी करनी होगी। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।